सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं करण नाज। प्रोग्राम के आगाज़ में आज मेरा इब्तिदाइया थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है और मुकम्मल बात करना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, बहुत शोर सुना पिछले एक हफ़्ते में अक़लियती कमीशन में कादियानियों को शामिल नहीं होना चाहिए, मगर समझने से कासिर रही कि शोर मचाने वालों को मालूम भी है कि वो चिल्ला क्यों रहे हैं। 2013 में नाज़रीन, पेशावर में चर्च पर हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस कमीशन के क़याम का हुक्म दिया गया था ताकि अक़लियतों के हुकूक़ के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी पूरी की जा सके। अब नादान ये समझ लेंगे कि अक़लियतों से मुराद है इस्लाम के सिवा किसी भी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरी। अब सवाल होगा कि कादियानी तो मुर्तद हैं, जिन अहबाब का ख्याल है ये उनकी राय है, हो सकती है और मुमकिन है कि उनकी राय दुरुस्त हो, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तानी कानून की रूह से ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के दस्तूर की रूह से कादियानी गैर मुस्लिम है, इसलिए वो अक़लियत की तारीफ़ पर पूरा उतरते हैं। अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछना चाहते हैं तो मेरे नज़दीक पहली नस्ल के कादियानी जो मुसलमान से कादियानी बने थे वो यकीनन मुर्तद थे, अलबत्ता उनकी दूसरी या तीसरी नस्ल को मुर्तद नहीं कहा जा सकता। इसी तरह नाज़रीन, अगर कोई मसीही या हिंदू या कोई और गैर मुस्लिम कादियानियत इख्तियार करता है तो वो मुर्तद नहीं होगा। हाँ, अगर अब कोई मुसलमान से कादियानी बने तो वो यकीनन मुर्तद कहलाएगा। कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल करना उनके गैर मुस्लिम होने का लाज़मी नतीजा है, इसलिए मुझे इस पर एतराज़ की वजह समझ नहीं आ रही है। अगर ये कहा जा रहा है कि वो ख़ुद को गैर मुस्लिम नहीं मानते इसलिए वो आइन के बाग़ी हैं, तो एक तो ये महज जज्बाती नारा है। अगर आप उन्हें वाकई आइन के बाग़ी मानते हैं तो उन पर आइन से बगावत का मुकदमा दर्ज करवाइए। अगर वो ख़ुद को गैर मुस्लिम नहीं मान रहे तो वो आइन की एक शिक़ की ख़िलाफ़ वर्जी ज़रूर कर रहे हैं, और अगर वो अवामी सतह पर इसका इजहार करके ख़ुद को मुसलमान बताएं या मुसलमानों की इस्तिलाहात इस्तेमाल करें तो इस पर क़ैद और जुर्माने की सज़ाएँ मौजूद हैं। ये बात भी अहम है कि अगर कादियानी आइन की इस शिक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए ख़ुद को गैर मुस्लिम मानने से इनकारी हैं तो वो इस कमीशन में शामिल ही क्यों होंगे? इस सूरत में तो परेशानी की कोई बात ही नहीं रही। इसके बरक्स अगर वो इस कमीशन में शामिल हों तो वो ख़ुद को गैर मुस्लिम मानकर ही शामिल हो सकते हैं। इस लिहाज से तो फिर नाज़रीन ये मसला ही ख़त्म हो गया। अगर ये ख़दशा है कि अक़लियती कमीशन में शामिल होकर वो अपने रसूम वग़ैरह का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे तो वो ऐसा बतौर अक़लियत यानी बतौर गैर मुस्लिम ही करेंगे, लेकिन उन पर कानूनी पाबंदी बरकरार रहेगी कि वो ख़ुद को मुसलमान बनाकर पेश करें, वरना मुसलमान बनाकर पेश ना करें, वरना मज़कूरा बाला कानून की रूह से उनका ये फ़ेल काबिल सज़ा जुर्म करार पाएगा, चुनांचे उनके रसूम वग़ैरह का तहफ़्फ़ुज़ इस शर्त के साथ मशरूत होगा। अगर किसी को ख़दशा ये है कि इसके बाद वो इस कानून को अपने हुकूक से मुतसादिम करार देकर ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ज़हीरुद्दीन केस में करार दे चुका है कि ये कानून दस्तूर में मजहबी आज़ादी के हक़ से मुतसादिम नहीं है, और ये कि जब तक दस्तूर की रूह से वो गैर मुस्लिम है तो वो ख़ुद को मुसलमान के तौर पर पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये धोखा है और कोई दस्तूरी हक़ धोखे की इजाज़त नहीं देता। दूसरे इस सूरत में हम सब पर लाजिम होगा नाज़रीन, ये बात गौर से सुनिएगा, हम सब पर लाजिम होगा कि उनकी इस कोशिश को हर सूरत नाकाम बनाएं और इस कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सारी बहस उस वक्त तक फ़र्ज़ी बहस है जब तक कादियानी इस कमीशन की रुकनियत कबूल नहीं कर लेते, और ऐसा करने के लिए उन पर लाजिम होगा कि वो ख़ुद को गैर मुस्लिम मान लें। इसलिए मुझे तो परेशानी की कोई वजह मालूम नहीं हो रही है। अब सवाल यहाँ पर नाज़रीन ये उठता है कि ये बहस शुरू कैसे हुई है और हुकूमत अब इससे कैसे पीछे हट रही है, तो इस पर बात करूँगी, मगर आज सबसे पहले अपने पहले इशू की तरफ बढ़ती हूँ। उसके लिए आपको पहले ओपनिंग क्लिप दिखाती हूँ, फिर बात का आगाज़ करती हूँ। तो नाज़रीन, आजकल सियासत ऐसे चल रही है कि दिल चाह रहा है कुछ खूबसूरत सीगे इस्तेमाल करने का। कल प्यारे बिलावल ने भोले वज़ीर आज़म से अपनी नशस्त से उतर कर किसी काम के आदमी के हवाले करने का मुतालबा किया, तो आज दोनों जानिब से वज़रा ने क़यादत के साथ वफ़ादारी साबित करने के लिए ताक कर एक दूसरे पर निशाने लगाए हैं। वज़ीर आज़म आज खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बराह रास्त अवाम के सामने तशरीफ़ लाए हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेरोज़गार अफराद के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान किया है। बेरोज़गार अफराद यहाँ अपना नाम रजिस्टर करवाएं और 12,000 रुपये ले जाएं। उन्होंने कहा, एहसास प्रोग्राम के तहत 3 हफ्ते में 81 अरब रुपए 61 लाख ख़ानदानों में बांट दिए हैं।
वजीर आजम इमरान खान साहब का मजीद कहना था पाकिस्तान समेत दुनिया में लॉकडाउन के मनफी असरात मईशत पर पड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में हज़ारों लोग मर गए हैं। उन्होंने भी अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल ली है। अमीर से अमीर हुकूमत भी लॉकडाउन में लोगों का ख्याल नहीं रख सकती। दुनिया की कोशिश है कारोबार शुरू हो। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। इमरान खान साहब मजीद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में सबसे कम है। वज़ीर आज़म इमरान खान मजीद कह रहे हैं कि एक माह में पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये, डीजल की कीमत में 42 रुपये कमी आई है। भारत और बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का फ़ायदा आवाम को होगा, लेकिन कब खान साहब? पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब कम होती है तो उसका असर तो कहीं दिखाई नहीं देता। अब ये मत पूछिएगा कि ये भी मैंने करना है। एडवांस में यकीन दिला रही हूँ, आप ही वज़ीर आज़म हैं और ये आप ही का काम है। काम तो वैसे यहाँ कोई और भी नहीं कर रहा है। वैसे नाज़रीन, सिंध के वज़ीर इत्तलात ने कोरोना फैलने का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया है। ठीक है, सियासत करे, लेकिन क्या ये सुनने समझने में देखने में कुछ बच्चों जैसी बात नहीं लगती है? अब कोई इन्हें बतलाए कि हम बतलाएं क्या? खैर, आज तो फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी शेख रशीद को नवाज शरीफ साहब से मुतासर नज़र आ रही थी। कहते हैं अब फिरदौस भी पूछेंगी मुझे क्यों निकाला। खैर, फिरदौस साहिबा ने तो ये नहीं बताया कि उनको क्यों निकाला, मगर किसने, आखिर धक्का किसने दिया उसका नाम बता दिया। वज़ीर आज़म की साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान साहिबा का कहना है कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने उन्हें बुलाकर इस्तीफ़ा मांगा। अब आज़म खान साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम है, उनका नाम बड़ी जगहों पर ज़ेरे गर्दिश है। इससे पहले जहांगीर तरीन साहब को भी बोलते हुए देखा, फिर अब फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी एक प्रोग्राम में यही बात करते हुए दिखाई दी। इस पर भी मैं बात करूँगी। आज की डिटेल मैंने आपको समझाई कि पहले टॉपिक पे मैं क्या क्या बातें करने वाली हूँ, किस किस पर जवाब लेने वाली हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। यहाँ पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब भी साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म साहब से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने सिंध को कुछ नहीं दिया। वफाक एनएफसी की मद में भी पैसे दे रहा है। मौजूदा हालात में एहसास प्रोग्राम के ज़रिए भी तकरीबन 27 अरब रुपए सिंध के अवाम को दिए गए हैं। मज़ीद नासिर हुसैन शाह साहब, क्या ऐसा चाहिए जो नहीं मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। किरण, चेयरमैन साहब ने जब कल बात की तो सिर्फ सिंध की बात नहीं की। उनकी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने चारों सूबों की बात की, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की भी बात की और जीबी की भी बात की कि सबको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट मिलनी चाहिए। और आपने जो अभी ये कहा कि इतने अरब रुपए आपने गिनवा दिए कि जो ये बिस्प का जो प्रोग्राम था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला जो नाम था, जिसका इन्होंने एहसास प्रोग्राम नाम रखा, इस वक्त तक तो वही पैसे मिले हैं जो वैसे ही उनको मिलने थे। उसमें 2-2 हज़ार रुपये महाना थे, जो 4 माह के इकट्ठे करके 8,000 और हज़ार रुपया ज़रूर उसमें बढ़ा के दे दिया गया, 12,000 रुपये करके दिए गए। लेकिन जो दीगर लोग उससे मुतासिर हुए हैं, दिहाड़ीदार, रोज़मर्रा काम करने वाले, वो अब उन्होंने कहा है कि शुरू करेंगे। अच्छी बात है कि वो शुरू करें, हमने तो उसमें रोका नहीं। हमने सिर्फ तरीक़ेकार पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ज़रूर था, है और रहेगा कि जिस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया उससे ये स्पॉट बन गए कोरोना के फैलने के। ये डेटा ऑलरेडी मौजूद था, वैसे भी पहले भी इनको हर 2-3 माह के बाद ये एक साथ मिलती थी। उनको डाक के ज़रिए भी भेजा जा सकता था। वहाँ पे ये जो टाइगर फोर्स की बात की जाती है, हमें लाख एतराज़ सही नाम पर, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, उनके थ्रू उनके घरों तक पहुंचाए जाते या स्पॉट ज़्यादा बना दिए जाते। जिस तरह सिर्फ 1 या 2 बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया, दीगर बैंकों को इन्वॉल्व करते। ये जो मोबाइल कंपनीज़ के आउटलेट्स होते हैं, ईजी पैसा वाले, दीगर चीज़ें, ताकि भीड़ कम लगती। इस दफ़ा सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है रिलीफ के कामों में वो यही है कि हमने भीड़ नहीं लगानी, लोगों को इकट्ठे नहीं करना, उनके घरों तक ये चीज़ें जो हैं वो पहुंचानी हैं।
तो ये एक इशू है जिसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। और हमने कोई इनसे इस तरह की चीज़ नहीं मांग रहे जिसमें कुछ, अगर कल एक सिर्फ किरण आप शुरू से अगर देखें तो जब से ये वायरस आया है, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुले दिल से कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वक्त हम आपके साथ हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, हम सब चेयरमैन से लेके कारकुन तक यही बात कर रहे थे और हमने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की। हर अचानक से ये जो सिलसिला शुरू हो गया एकदम प्राइम मिनिस्टर साहब के तर्जुमानों की तरफ से, उनके वफाकी वज़रा की तरफ से, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी भी यहाँ के जो इक़दामात हुए उनकी पजीराई नहीं की, उनको अप्रिशिएट नहीं किया और दीगर बातें की गई। हमें मजबूर किया गया कि हम उसका जवाब दें। आपने सीरियसनेस इस बात से अंदाज़ा कर लें कि 26 फरवरी से यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं पॉजिटिव केसेस और पूरी दुनिया में हर जगह पे ये आ रहा है। और हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब 13 मार्च को पहली मीटिंग कर रहे हैं और उससे पहले एक ट्वीट उन्होंने दिया है और जफर साहब जरूर हमारे साथ रहे हैं राब्तों में। नासिर साहब, जिस तरह से आगाज़ किया था सिंध गवर्नमेंट ने, हर मौके पर मैं अप्रिशिएट तो इस बात को करती रही हूँ और बिलावल भुट्टो ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया था, लेकिन फिर अब जब इतने बड़े दिल का मुजाहरा बारहा किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, मैं अमल की बात नहीं कर रही, मैं बात की बात कर रही हूँ, जो बातें की जा रही हैं, तो फिर अब ये मामला ये स्टेज पे क्यों पहुंचा कि अब सियासत शुरू हो गई, अब इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात शुरू हो गए। आपकी जानिब में आती हूँ, लेकिन इससे पहले उज़्मा साहिबा से मैं इस बात का जवाब ले लूँ। उज़्मा साहिबा, सिंध की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना फैलाने की जिम्मेदार विफाक है, क्या मुस्लिम लीग नून भी ऐसे ही समझती है? शुक्रिया किरण। एक तो मेरी गुजारिश ये है कि आपकी आवाज़ जो बहुत कम आ रही है, मैं हार्डली आपको सुन पा रही हूँ और गेस कर रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं। मैंने पहले भी कंप्लेंट किया है जब पहले कॉल कनेक्ट हुई थी, तो बराए मेहरबानी इसको प्लीज चेक कीजिए। और नासिर भाई को तो मैं बिल्कुल नहीं सुन पाई वो क्या कह रहे थे। जो मुझे समझ में आया, जो स्टेटमेंट है कोरोना वायरस के हवाले से, देखिए हमें कोई इल्जामात लगाने का शौक नहीं है और ना हम इमरान खान वाली सियासत कर रहे हैं, ऑपोजिशन की कोई भी पार्टी हो। हम तो पहले दिन से ताउन करने के लिए, कौमी यकजहती का मुजाहरा करने के लिए साथ चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पता नहीं क्या गलत फहमी है अपने बारे में। किसी भी तरह से आप परफॉर्म नहीं कर सके, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को आप कितने सालों पीछे ले गए और उसके बाद अब लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व हैं। इसके ऊपर हम मुजरिमाना खामोशी तो अख्तियार नहीं कर सकते। अब इसमें बड़ी सिंपल बात है जो कोरोना फैलाने के हवाले से बात की गई है। देखिए इसमें सेंस तो बनती है, कोरोना हमारे मुल्क में बाहर से ही आया है ना, हमारे मुल्क के अंदर से तो पैदा हुआ नहीं है। और बाहर से आने के जो भी पॉइंट्स थे, जो तफ्तान बॉर्डर के ऊपर हुआ और उसके बाद जो एयरपोर्ट्स के ऊपर नेग्लिजेंस शो की गई, और साथ के साथ आप मीडिया वाले भी, आप लोग साथ के साथ कहते रहे वो जो एक सिर्फ जो है वो टेम्परेचर चेक करते थे, स्क्रीनिंग हो गई। मैंने आपके प्रोग्राम में भी लास्ट टाइम कहा था वो पता नहीं कितने लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो गई। और भाई इसको स्क्रीनिंग नहीं कहते। और वो इफेक्टेड लोग जब हमारे मुल्क के अंदर गए हैं और आज हालत ये है कि लोकल ट्रांसमिशन जो है वो 60-70% के करीब है, और उसके बावजूद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरफ कहते हैं लॉकडाउन जो है वो हमने करना नहीं है, दूसरी तरफ लोगों को कह रहे हैं घरों में रहें। तो मतलब ये क्या तरीकाकार है? इस तरह तो कंफ्यूज्ड जो हुक्मरान है उनको ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो लोगों की जिंदगियों से खेलें। हमने मईशत के ऊपर तो अपने पेट काट लिए, हमने हमारी जीडीपी कम हो गई, हमारा तरक्की करता मुल्क पीछे चला गया। लेकिन अब जिंदगियां तो हम इमरान खान की जो है मोहब्बत में लोगों की नहीं गवा सकते ना। बिल्कुल ठीक है। उज़्मा साहिबा, मैं चाह रही हूँ कि जरा कुछ जल्दी आप लोगों से सवालात पॉलिटिकल साइड पर भी कर लूँ। नासिर हुसैन शाह साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से ज़बान ज़द आम आजकल ये बहस चल रही है। शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट आपने यकीनन सुना होगा, कह रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी तो चाहती है ये नैब कानून में तरमीम के बदले 18वीं तरमीम में तब्दीली की हिमायत की जाए। कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी चाहती है लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। क्या असर ऐसा ही है, कुछ चाह रहे हैं आप लोग? देखें कहाँ आप किस का जिक्र कर रही हैं, ऐसे छोड़ दें इन चीज़ों को। मैं वैसे आपको अर्ज़ करूं, मैं खान साहब की बात बता देता हूं ना आपको कि जब ये केपी में हुकूमत थी सिर्फ पीटीआई की, तो खान साहब बबंगे दोहल ये कहते थे कि जी 18वीं तरमीम बहुत अच्छी चीज़ है और इसके समरात एनएफसी के 18वीं तरमीम के बहुत ज़बरदस्त हैं। वो क्लिप्स मौजूद हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा किसी प्रोग्राम में, ज़रूर चला दीजिएगा। एक दफ़ा नहीं, मुतहद बार इन्होंने इस बात की बात की। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम बात करने के लिए तैयार हैं एनएफसी पे भी, 18वीं तरमीम पे भी।
18वीं तरमीम पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हुआ, इस पे बात करेंगे कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए। NFC में सूबों को मज़ीद हिस्सा देना चाहिए, हिस्सा नहीं मिल रहा, इतना अरसा गुजर गया, उस पर बात करने के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन इसको रोल बैक करने की बात की गई, दीगर चीज़ों की बात की गई, तो ऐसा नहीं होगा। देखें, इस चीज़ को जब वफाक मजबूत होता है, जब सूबे मजबूत होते हैं। अब ये वही लोग इस वक्त वो बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम को छेड़ने की, NFC को ख़त्म करने की, जो वफाक को मजबूत देखना नहीं चाहते। ठीक है, मैं उस्मा आपकी जानिब पे यही सवाल लेके जाऊंगी, इस तरह की बात नहीं करेगा। नासिर साहब, मुझे ये भी बता दीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर जमात सर कादियानियों को नेशनल कमीशन बराए अक़लियत में बतौर गैर मुस्लिम शामिल करने के हक में है या हक में नहीं है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये अब कादियानियों पर डिपेंड करता है कि वो ख़ुद को अगर गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर लेते हैं तो फिर तो उनको इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। वो तो कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इस वक्त अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये इसका NFC, 18वीं तरमीम, फिर ये कादियानियों वाला इशू, ये वक्त है, ये टाइम है जब कोरोना की बात हो रही है सामने, सब लोग उसमें लगे हुए हैं। जब इनकी अपनी नाकामी, इनकी नाअहली की वजह से कोरोना फैल गया हर जगह पे, अब एक लंबी इनिंग्स हमने खेलनी है, एक लंबे अरसे के लिए नई SOPs बनानी है, बतदरीज हमने सारी चीज़ों को खोलना भी है मरहलावार, लेकिन SOPs के तहत। तो अब ये इधर से उधर बात कर रहे हैं, ये आप इनसे पूछें नासिर कि साहब, ये वक्त है कि कादियानी वाला इशू इसकी कमी को महसूस कर रही हूँ सर। इस वक्त गवर्नमेंट का कोई स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जरूर होना चाहिए था जो इस बात का जवाब देता। हमें भी ये सिरा नहीं मिल पा रहा है। किस तरह की खबरें आ तो रही हैं, जबान ज़द-ए-आम हो तो रही हैं, लेकिन ये हो किस जानिब से रही हैं? उस्मा साहिबा, शेख रशीद साहब वाला पहले मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूं। डाइवर्ट करने की, सिर्फ डाइवर्ट करने की बात। डाइवर्ट हो तो रही है, लेकिन डाइवर्ट करने की सवाल तो ये है ना जिसका हमें जवाब चाहिए। अब शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है जी। 18वीं तरमीम के लिए तैयार है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, लेकिन नैब कवानीन में तरमीम चाहती है। और मुझे नवाज शरीफ साहब का वो बयान याद है जो उन्होंने लंदन में दिया था कि हम तो भुगत चुके हैं, अब ये लोग भुगते हैं। आप लोगों से क्या बात हुई है और वाकई ऐसा है जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं? देखो किरण, पहले तो मैं आपको एक बड़ा सिंसियर मशवरा दूंगी कि आप ये शेख रशीद टाइप के लोगों की जो है ना वो बातों को इतना संजीदा ना लिया करें। वो मासूफ जो है वो चूंकि मीडिया से खेलने के आदी हैं और वो उनको हेडलाइन बनवानी होती है किसी तरह, वो इस तरह की बातें करेंगे तो हेडलाइन बनेगी ना, वरना उनकी बात को अहमियत कौन देता है? एक शीट की वो जो है वो कायद हैं और लीडर है, वो पता नहीं किस चीज के लीडर बने हुए हैं। उनकी बातों को अहमियत देना वक्त का ज़िया है। मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पर कोई चीज जो है वो चोरी छुपे तो हो नहीं सकती। जो भी होगा वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। और ये जिस हुकूमत के वजीर हैं शेख रशीद साहब, वो 3 वोटों की 4 वोटों की हुकूमत है। एक रेजोल्यूशन तक ये और एक होता ना कि आप सिर्फ टेबल नहीं करने के काबिल, ये क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते हाउस के अंदर, पास कराना तो बहुत बात की बात है। और हमने तो वाकई भुगत किया है। नवाज शरीफ साहब ने दुरुस्त कहा। अब ये देखिए ना, जो नए नैब ऑर्डिनेंस के अंदर अब 5 साल से पीछे ना जाएं, इनकम टैक्स भी ना खोलें, फलाना भी ना खोलें। क्यों ना खोलें? NOC जो फेक NOC है 300 कनाल का बनी गाला का, उसको खुलना चाहिए। इमरान खान साहब की जो 2013 में गोशवारे जो है 1 करोड़ 42 लाख के थे, वो 2015 में 1 अरब से ऊपर कैसे चले गए, इसको पूछा जाना चाहिए। हमारे तो आपने अबाव जदाद भी जो है वो खंगाल लिए, हमारी खवातीन के जेवर भी पूछ लिए, सारा कुछ कर लिया। इमरान खान साहब को भी टटोले जाने चाहिए ना कि ये 30 साल पहले क्या थे, इनके अबाव जदाद इनको क्या देके गए थे और आज ये कहां पे पहुंचे हैं। इस मामले में कोई किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई है। अब मालम जब्बा पे आप पानी डाल दें, अब आप BRT को भूल जाएं, आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होगा और ऐसे नहीं होना चाहिए। उस्मा, यानी नैब वाले हवाले से 18वीं तरमीम पर कोई बात नहीं हुई है। जी जी, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ यानी नैब वाले मामले पर 18वीं तरमीम पर कोई बात नहीं हुई है आप लोगों से। अब मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब का तस्करा निकला है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। मुझे बताइएगा उनकी तबीयत कैसी है? मरियम बीबी का ट्वीट भी हमने देखा है, वो कह रहे हैं कोरोना वायरस के बाइस नवाज शरीफ साहब की सर्जरी मुलतवी हो गई है, प्लेटलेट्स उनके अब कंट्रोल में है। मरियम साहिबा ने जो ट्वीट किया, 2 जुमलों में बात कंप्लीट कर लूं जो पिछली मैं कह रही थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम
जब नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर बातचीत इन्होंने की थी, उस वक्त हमसे एक जो शेयर किया था इन्होंने, हमने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी, उस पर कंसेंसस नहीं हो सका और इनको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। और अभी तक हमसे कोई चीज़ शेयर नहीं की गई। जब शेयर की जाएगी तब इससे बात कर लेंगे। जहाँ तक मियाँ साहब की सेहत के हवाले से है, तो आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी है और किसी भी तरह की कोई जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज है वो नहीं हो रही। खासतौर पे यूके जो है वो इस वक्त लड़ रहा है कोरोना के साथ बुरी तरह से, और उनकी तमाम हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पर खास तौर पे 50+ पेशेंट जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर घरों से बाहर निकलने की ममानत है, वो क्वारंटीन के अंदर है। और जो दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, टेलीफोन के जरिए भी वो डॉक्टर्स के साथ इन टच रहते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे उनसे दोबारा उनको अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी सर्जरी के हवाले से मिलेगा और उसके बाद उनका प्रोसीजर शुरू होगा। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। नासिर हुसैन शाह साहब, सऊदी हुकूमत ने सर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को खोलने का ऐलान कर दिया है। अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखते हैं, यहाँ पर भी दीगर सूबों में SOPs के साथ नमाज जुमा की अदायगी के हवाले से और साथ साथ तरावी के हवाले से, दीगर फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के हवाले से SOPs के साथ उस पर अमल हो रहा है। सिंध में सर क्या कबाहत है? आप लोगों ने सदर साहब के साथ जो SOPs बन गई थी, उसके बावजूद भी नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी लगा रखी है उलमा के साथ जो SOPs सेट हुई थी सर, उसके बावजूद भी? देखिए, हमने जो टाइम रखा हुआ है 12-3 बजे तक प्रॉपर लॉकडाउन रोडों पर रास्ते पे तो है, लेकिन उलमा किराम से हम लोग मशावरत में हैं। पहले भी जो 98% अमल हुआ वो उलमा किराम की मावनत से, उनकी मदद से हम लोग इसमें कामयाब हुए थे। अब भी हम उनके साथ बात कर रहे हैं। जो मक्का पाक और मदीने पाक की आप बात कर रही हैं, वहाँ भी मुख्तलिफ उन्होंने SOPs और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। यहाँ भी इस पर ज़रूर अमल होगा। इसी पे मैं एक आपको अर्ज़ ज़रूर कर दूँ किरण, आपको सब देखते हैं, और ये जो इस वक्त कन्फ्यूजन बना दिया गया है लॉकडाउन के ऊपर कि जी सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, सब आके उल्टी सीधी बातें करते हैं, और बल्कि बड़ी माजरत के साथ कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस तरह की बात करते हैं कि जी अशराफिया ने, एलीट के कहने पे ये लॉकडाउन लगा दिया गया। मुझे बताएं, चलें सिंध में तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हेल्थ के माहिरीन के मशवरे पे यहाँ पे इस पे अमल किया। पंजाब में क्या कायरा साहब ने, हसन मुर्तज़ा या अज़मा बहन ने लगवा दिया? या KP में जो लॉकडाउन है इस वक्त, वहाँ पे क्या कुंडी साहब या हुमायूं खान या किसी और ने लगवाया है? इस्लामाबाद में जो लॉकडाउन है वो क्या नैयर बुखारी ने लगाया है? ये हर जगह पे है। आप आज भी चेक कर लें, पूरे पाकिस्तान में इस पर अमल हो रहा है। ट्रेन किसने बंद की, एयर सर्विस किस तरह मुअत्तल हुई, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुई। और आपने जो ये मजहबी बात की, मैं इस पर भी आपको अर्ज कर दूं, जब ये अभी इस वक्त ये जो लॉकडाउन है ना, ये भी सुनने, एक मिनट किरण, ये एक अच्छा चलें, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मैं वापस आती हूँ, फिर आपसे बात। ब्रेक लिख लीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन जी। नासिर हुसैन शाह साहब, आप बात कर रहे थे सर, गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिएगा अपनी। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन मौजूद है। आप चेक करवा लें, आपके नेटवर्क हर जगह पे है कि वहाँ पे ये इस वक्त कैसे इस पर काम हो रहा है और हर जगह पे ये चल रहा है। और ये जो 9 मई तक जो लॉकडाउन है, इसका ऐलान तो ख़ुद फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। तो ये क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इल्म में नहीं है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कैसे हो गया? तो इस वक्त तो उस वक्त तो उस पर फॉलो किया जा रहा है, और ये सिर्फ हमें निशाना बनाया जा रहा है। एक बात में ज़रूर ये कामयाब हुए हैं PTI वाले कि हमें अब जवाब देने पड़ रहे हैं जो हम नहीं देना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि अपना काम करें। देखें, असर नहीं पड़ता अच्छा लोगों के ऊपर कि हुकूमतें आपस में। जी नासिर साहब, क्या कोई ऐसा फैसला हुआ है कि अब जारहाना अंदाज में इनिंग्स खेलनी है? क्योंकि तहम्मुल मिजाजी का भरपूर मुजाहरा करते हैं सईद गनी साहब, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से उन्होंने लफ्जों का इस्तेमाल किया, तो अब जारहाना इनिंग्स आप लोगों की तरफ से भी चल रही है। क्या कोई फैसला हो गया इस बात पर? देखें, अब क्या कहें, अब आपका प्रोग्राम है ना, उसका नाम है बस बहुत हो गया। अब
तो अब यही हमें लग रहा है, इन्होंने हमें इस नहज पे आके खड़ा कर दिया है जहाँ हम लोग नहीं आना चाहते। अब मैं यकीन करें कि हमें खुद बड़ा फील होता है जब आकर हम एग्रेसिवली जवाब देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, कि इस वक्त ये मौका ही नहीं है, हमें मिलकर काम करना है। लेकिन इनके पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह काम सही तरीके से हो रहा था, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब के कोई भी बयानात हों, लेकिन उसके बावजूद हम काम कर रहे थे। अचानक इनके वफाकी वज़ीर, इनके तर्जुमान आके खामखा की बातें, बोतानबाजी, झूठे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। फिर जाहिर है अगर हम यकतरफा बातें हों तो ये फिर चलता रहता है। इसमें आप लोग ले ही ना इनकी बातें ही ना आए तो हमें जवाब ना देना पड़े, नहीं तो यकतरफा इनकी बात होती है। तो आज भी आज जी, यानी कि फैसला हो चुका जवाब है कि देने का हक तो हम पर है ना, जवाब तो देना हम लोग। सख्त मिजाजी का मुजाहरा किया जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से भी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, आप साथ मौजूद थे। और मैं इस चीज़ की कमी को महसूस कर रही थी कि कोई गवर्नमेंट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे पास कोई आज मौजूद नहीं है। ज़रताज गुल साहिबा भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगी। ज़रताज साहिबा, सबसे पहले आगाज़ फिरदौस आशिक आवान साहिबा की गुफ्तगू से ही कर लेते हैं। उनका एक इंटरव्यू आपकी नज़र से गुजरा होगा और उन्होंने भी कमोबेश वही, बल्कि कमोबेश नहीं, पूरा वही इल्ज़ाम लगाया जो जहांगीर तरीन साहब ने चीनी के बहरान की रिपोर्ट आने के बाद कहा था। वज़ीर आज़म साहब को दूर करने में किसका हाथ है, किसके बारे में उन्होंने तस्करा किया था। तो आज़म खान साहब क्या वो इतने ताकतवर हैं कि वो किसी को भी वज़ीर आज़म साहब के करीब कर सकते हैं, किसी को भी वज़ीर आज़म से दूर कर सकते हैं? ज़रताज, आई एम नो वन टू चूज़ बिटवीन टू, कि मैं एक साइड लूँ या फिर मैं दूसरी साइड लूँ। बात ये कि जहांगीर ख़ान तरीन साहब या वो पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं या फिर कोई और लीडर जो जिनका पार्टी का सरमाया हो, जब भी उनके ऊपर वक्त आता है या टाइम आता है, मुझ समेत किसी के ऊपर भी जब क्वेश्चन आंसर होता है, हम हमेशा हल्कों में भी हाज़िर होते हैं। मीडिया का ट्रायल भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं, जवाब भी देते हैं। जहाँ तक इसकी बात है फिरदौस आशिक अवान की, देखिए वो प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से प्रोरोगेटिव होता है। प्राइम मिनिस्टर वो जिसको मर्ज़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, एक्स्ट्रा कोई पोर्टफोलियो दे दें, रीशफल कर दें, या फिर जहाँ तक अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की किसी चीफ सेक्रेटरी की या कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अथॉरिटेटिव होने के बाद है, जब प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटेटिव है तो उसकी टीम हमेशा से स्ट्रॉन्ग होगी, बेस्ट होगी। और मैंने तो इस तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं देखा। मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ और मैं कैबिनेट मीटिंग में भी जाती हूँ। मैंने कैबिनेट मीटिंग में जो माहौल देखा है उसमें तो हमेशा से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो वो बड़ा बैलेंस होता है, वो सिर्फ अपने जो उनके ऑफ़िस के मामलात होते हैं उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट और अपनी समरीज हमेशा से हर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज़ या उनके प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी वो देते हैं। कभी भी वो एक्स्ट्रा कोई कमेंट नहीं पास करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर राय लेते हैं तो वो किसी से भी नाम लेके पूछ सकते हैं। मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर का अपना ये प्रोरोगेटिव है। ज़ाहिर बात है जब पॉलिटिकल लोगों ने कोई आंसर देना होता है तो उन्होंने अपनी एक एक्सप्लेनेशन देनी होती है। सो आई डोंट एग्री और डिसएग्री विद देम। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जब चाहेंगे अपनी टीम को शफल करेंगे, रीशफल करेंगे किस खिलाड़ी को। और जहाँ तक फिरदौस आपा की बात है वो तो इतनी है, आपने देखा है जुदार खातून है। दूसरे दिन जब उनसे पोर्टफोलियो लिया गया वो सीएम साहब के साथ सियालकोट में थी। सो आई थिंक पॉजिटिव देखना चाहिए। अभी शिबली फराज को इन कंपैरिजन देखना तो शिबली फराज साहब को उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। मैंने उस इंटरव्यू को देखा है। उन्होंने कहा है कि जी वो पीटीआई का फेस है, तो पीटीआई के फेस में जब जिसका पर्सोना फिट आएगा वो ज़्यादा तक कांटों के ऊपर गुजारे। हाल नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से ज़रताज जो बातें हो रही हैं उस पर कुछ अखबारात ये खबर लगा रहे हैं। मैं आपको ज़रा वो खबर भी बता देती हूँ कि जो मुसव्विदा तैयार हो रहा है उसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा को मिलेगा। तो क्या कोई ऐसा मुसव्विदा ऑपोजिशन की मुशावरत से या ऑपोजिशन के साथ मिलकर तय पा गया है? जो पहले जो हमारे पास समरी आई थी कि हम लोगों ने कहा था कि हम नैब को और या इन इदारों को मजबूत करेंगे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के ऊपर जो ही बिलीव करते हैं। पर्सनल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म हम बिलीव करते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें जो मुझे याद है वो ये थी कि एक तो ये कि नैब को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि अगर 2 लोग आपस में कारोबार करते हैं, उनका आपस का झगड़ा हो जाए तो वो नैब उसके अंदर दखल अंदाजी ना करें। या अगर हमारे ऑफिसरान ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो कहें कि लाहके की, आपके की पॉइंट्स की या कॉमा की कोई गलती हो गई है तो आप जो
उस गलती को, समरी की गलती के ऊपर आप नैब उनको जो है उनके पेशी कर दें, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के अंदर अपने OSD भी बनाए जाते हैं, इनकी अपनी एक सिस्टम भी जज़ा सज़ा का मौजूद है, इनकी अपनी भी इंक्वायरीज़ होती है। नैब को जो इख्तियार हम लोगों ने दिया वो नैब ये है, डेफिनेशन है कि उन्होंने करप्शन को जो है वो पकड़ना है, और करप्शन की डेफिनेशन ये है कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अपनी ज़ातियात अपने फ़ायदे के लिए जो है अपने पब्लिक ऑफिस होल्ड को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करे। ये करप्शन की डेफिनेशन है। इस करप्शन की डेफिनेशन में जो भी आएगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जो मुसव्वदा आजकल TV पर अखबारात में है ये फ़ेक है। इसको शहजाद अकबर साहब दे रहे, क्योंकि FIA को वही हेड करते हैं, और वो इस वक्त जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के, उनके पास MOS का चार्ज भी है। तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो मुसव्वदा ये गलत है, ये अपनी तरफ से ख़ुद किसी ने बनाया हुआ है। अभी तक ऐसा कोई वज़ारत कानून ने कोई ऐसी समरी नहीं बनाई, जब बनेगी तो वो सारी दुनिया के सामने आएगी। और जब भी समरी बनेगी सबकी मशवरत के साथ होगी। बड़ा ज़बान ज़दे ये बात, अक़लियती कमीशन में कादियानियों की मौजूदगी के ख्वाहिशमंद कौन थे? क्योंकि आपके इत्तेहादियों में बशमूल मजहबी उमूर के ये इसके तो खिलाफ थे वो, तो फिर ये मामला काबीना में किसकी ख्वाहिश पर गया? देखिए, अक़लियती कमीशन का मतलब यही है कि इसमें तमाम अक़लियतों को आपने हिस्सा देना है। एक वक्त से जब कादियाना को डिक्लेयर किया हुआ है कि जब वो ख़त नबूवत पर यकीन नहीं रखते, और आपका कानून ये कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो अक़लियत में है, तो लिहाजा ये बड़ा क्लियर मामला है। लेकिन जहाँ तक इसकी बात है कि किसको उसमें शामिल होना चाहिए, हमारे पास जब भी वज़ारत मज़हबी अमूर हमारे पास कमीशन के नाम लेकर आएंगे तो फिर हम उसके ऊपर हर डिटेल में बात करेंगे। एज सच कैबिनेट के अंदर तो इस चीज़ के ऊपर कोई ऐसा बहस नहीं हुई, क्योंकि हमारे जैद उलमाए कराम भी रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में। इटसेल्फ जो हमारे मिनिस्टर हैं वो ख़ुद बहुत पढ़ी लिखी हैं, PhD हैं, और उनके साथ जो टीम है वो बड़े जैद उलमा की हैं, वो इसके ऊपर बैठेंगे। इतने गंभीर मामले में मेरा ख्याल में कि मेरी राय को मैं, और बड़ा सेंसिटिव हसास मामला है, हसास मामले में मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह राय नहीं दे सकती हूँ। हाँ, जब हमारे सामने समरी आएगी, और अभी तक तो मज़े की बात ये है कि ट्यूसडे को हमारा जो है वो होता है कैबिनेट मीटिंग होते है, तो अभी तक तो हमारे पास समरी आई ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरताज, आप साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक छोटे से हो गया है, डॉक्टर जावेद मेरे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर अंसर मकसूद साहब साथ मौजूद होंगे। कोरोना वायरस, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मिड ऑफ मई तक अगर 20,000 से ज़ायद केस चले जाते हैं तो इसे टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब तो 18,000 से ऊपर केसेस चले गए हैं। आके डॉक्टर से बात करते हैं, ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक जी नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1200 से ज़ायद नए मरीज़ सामने आ गए हैं। एक ही दिन में 32 अफराद को कोरोना वायरस हुआ, इसके बायस जाबाक हो गए। मजमूई तौर पर कोरोना से मरने वालों की तादाद 470 हो गई है, अब 417 हो गई है। कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान में आलमी सतह पर मोहलिक कोरोना वायरस से मुसद्दक़ा तौर पर मुतासरा 34 लाख अफराद में से 10 लाख अफराद सेहतियाब हो गए हैं। पाकिस्तान में वायरस से जाबाक अफराद में 65% 50 साल से कम उम्र है। 80% तादाद मर्दों की है। कोरोना का निशाना ज़्यादातर मर्द हजरात क्यों हैं? क्या पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में भी कोरोना ख़वातीन पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रहा? अगर ऐसे ही है तो इसकी वजह क्या है? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर जावेद आलम, आपको खुशामदीद कहूँगी। अंसर मकसूद साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। मैं सिर्फ आपसे सवाल करने से पहले मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक छोटी सी रिसर्च भी देखी जो 14 अप्रैल तक है। उसमें मैं दिख रही हूँ 61.8% मेल डेथ्स का रेशो है, 38.2% फीमेल डेथ्स का रेशो है। तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो क्या ख्वातीन का इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता है और दुनिया भर में भी ऐसे ही है, या पाकिस्तान से आदाद शुमार मुख्तलिफ है? ये तो एक मेडिकली अल्लाह ताला ने अभी कहा था, चाइल्ड बेयरिंग जो अल्लाह ने दी है, माँ का एक जो दर्जा दिया है वो तो औरत को दिया है, तो बर्दाश्त भी औरत को दी है। और ये सब साबित हो रहा है आपके सामने कि वायरस हो या बैक्टीरिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, फीमेल उसको रेजिस्ट कर जाती है। तो मेल के अंदर कार्डिक भी, डायबिटीज़ भी, मल्टीपल प्रॉब्लम, ल्यूकीमियाज भी सबसे ज़्यादा मेल में होते हैं और फीमेल में कम होते हैं। तो ये कोरोना ने भी बता दिया कि फ़ाइट करना मुश्किल है, मतलब मेल के लिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। डॉक्टर अंसर, आप भी इस राय से मुत्तफ़िक़ हैं कि इम्यून सिस्टम ख़वातीन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से जिस हद तक मर्दों को ये मुतासर कर रही है, ख़वातीन का रेशो हमें उससे कम दिखाई देता है?
अंसर मकसूद साहब, इसमें देखें हमारे पास जो जो आइसोलेशन वार्ड, जी आइसोलेशन वार्ड में हमारे पास जो अभी तक जो डेथ्स हुई हैं उसमें हमारे में तो मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम हैं। तो ये तो खैर मिला जुला रुझान अभी चलेगा और ये आखिर में जाके पता चलेगा एक्चुअली पाकिस्तान में जो डेथ्स हुई हैं उनमें मेल फीमेल की रेशो क्या बनती है। तो अभी मेरा ख्याल है ये कहना थोड़ा सा कबल इस वक्त होगा पाकिस्तान के रेफरेंस से। मैं अब जब पिम्स के रेफरेंस से बात करता हूँ तो मुझे हमारे यहाँ पे मेल्स में ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और वो मेल्स जो कि 60s एंड 70s के एज ग्रुप में थे और विद कोमॉर्बिड्स के साथ, यानी कि उनकी कोई प्री कंडीशंस थी, कोई ना कोई ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशंस थी उनमें, डायबिटीज़ हो गई या हार्ट का अर्जा, दिल का अर्जा हो गया, इस तरह के जो उनके ऑलरेडी जो कॉम्प्लिकेशंस थी, ऐसे मरीज़ों में ऑब्वियसली ओल्ड एज में डेथ्स के रेट ज़्यादा हैं विज़ कोरोना के रेफरेंस से। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान के आदाद शुमार हमारे पास आ रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो वो तो यही इसी तरह का रेशो बताते हैं। मर्दों का रेशो हमें ज़्यादा दिखाई देता है, ख़वातीन का कम। अब मैं अगर पहले मरने वाले 17 अफराद, दुनिया भर के पहले 17 अफराद, तो उनमें 13 अफराद 13 मर्द थे और 4 ख़वातीन थी। तो अब ये बताइए कि क्या जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी आपका इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल में ये इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता है? जी हाँ जी, ऐसे ही लगता है। नहीं है फैक्ट है जी, जी फैक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर अब जी जी आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बिल्कुल अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखिए। जी हाँ बिल्कुल। अब सर अब थोड़ा सा इसके इस पहलू पर भी बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि अगर मिड ऑफ मई तक ये केसेस 20,000 से अबव चले जाते हैं तो फिर केसेस को टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और हम मेडिकली फैसिलिटीज़ के साथ इतने साउंड नहीं हैं कि उसको टैकल कर सके सिचुएशन को। अभी तो 2 मई है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 18,000 से ऊपर पेशेंट्स चले गए हैं। सर क्या कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, कुछ किया जा रहा है, कितना कुछ किया जा रहा है? हेल्थ का निज़ाम कैसे बेयर करेगा इसको? देखिए, मैं फेडरल के रेफरेंस से जब मैं बात करूंगा तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी तो ये ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है और हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपको पता है कि हमने एक तो 30 बेडेड हमारी ऑलरेडी वार्ड जो है वो बनी हुई है, जिसमें कि 10 जो बेड्स हैं वो हमारे ICU के हैं। बाकी अगर मैं इस वार्ड को अभी देखता हूँ तो इसमें अभी तक जो मैक्सिमम जो नंबर हमारा गया है एडमिशन्स का वो 25 गया है। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है कि एक और वार्ड को हमने प्रिपेयर कर लिया हुआ कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जब ये पेशेंट्स की तादाद बढ़ती है, उनके एडमिशन्स बढ़ते हैं, तो हमारी तो अपनी तरफ से तैयारी है जो कि हमें फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हुआ था, मिनिस्ट्री ने कहा हुआ था कि आप अपनी तैयारी रखें, अपनी वार्ड्स को तैयार रखें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही हमारी तो तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये अब कितना ट्रेंड जाएगा, किस हद तक जाएगा, ये आपकी बात सही है कि ये मिड ऑफ मई भी नहीं बल्कि ये 3rd to 4th वीक ऑफ मई में जाके हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसका ग्राफ कहाँ तक जाएगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। सर डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, लेकिन अगर हम सिर्फ सेंट्रल की बात करते हैं तो वहाँ पर शबली फराज साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन का फॉर्मूला पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नाकाम हो गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं लॉकडाउन करें, हुकूमत कह रही है लॉकडाउन नाकाम हो रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं लॉकडाउन करें। तो सर इसकी ज़रा वजह बताएं और आवाम को समझाएं कि लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है, साथ साथ हुक्मरानों को भी। देखें, लॉकडाउन तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये कोरोना है, कंटीजियस प्रॉब्लम है, करीब जाएंगे तो लगेगा। अच्छा, और कोई इंतज़ाम हमारे पास कम नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह हमारी स्टेटिस्टिक्स हो रही है। तो एक यही तरीका रह जाता है कि लॉकडाउन अगर करते हैं तो बचत है, अगर लॉकडाउन लेकिन उससे मल्टीपल और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मसले किस तरह रोका जाए। सबसे पहले हम पब्लिक को ये कहेंगे कि मूवमेंट तो ज़रूरी है पाकिस्तान में, अगर मूवमेंट नहीं होगी तो हमारे कारोबार कैसे होंगे, हमारे घर कैसे चलेंगे। अच्छा, सिचुएशन कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं मुस्तकिल, आपने अभी जो बताई स्टेटिस्टिक्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अगर कोई सिचुएशन ये नज़र आए कि भाई अनसर्टिनिटी हमें ना हो कि भाई इस वक्त तक तो लोग घर में सुकून से बैठ जाएं कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते नज़र भी नहीं आ रहे,
और एहतियात करनी ज़रूरी है। अगर एहतियात नहीं होगी तो ये कोरोना किसी को छोड़ेगा नहीं। आप देखें ना अमेरिका में कितनी, न्यूयॉर्क में या यूरोप में ले लें, मुस्तकिल बढ़ रही हैं। तो अब इसका बेस्ट तरीका यही है कि लोग मेंटली प्रिपेयर हों कि हमें कम से कम ईद तक तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, बैठना है, आइसोलेट होना है और क्वारंटाइन में रहना है, क्वारंटाइन करना है खुद को। डॉक्टर अंसर, अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं लॉकडाउन मुकम्मल हल नहीं है, वज़ीर आला सिंध या फिर सिंध गवर्नमेंट कह रही है लॉकडाउन ही वाहिद हल है। डॉक्टर अंसर को अगर मैं ये मौका देती हूँ कि आप प्लीज़ वज़ीर आज़म को मशवरा दीजिए कि क्या करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे उनसे? देखें, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, देखें वो तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं डॉक्टर साहब की बात को बिल्कुल एंडोर्स करूँगा। देखें, पाकिस्तान तो एक थर्ड ऐसा मुल्क है जिसके के इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। आप उन मुल्कों की तरफ देखें जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो फिर भी इस कोरोना डिज़ीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके। और इसका ये बेहतरीन हल यही है, आप जो मर्ज़ी कर लें, कि इसका बेहतरीन हल यही है कि आप अपने आप को प्रिवेंट करें, जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे। और हम ऐसी कौम है सर कि जब हम सख्ती पर नहीं मान रहे हैं, तो अगर सिर्फ और सिर्फ आवाम के हाथ में ही दे दिया जाए कि आप खुद ही अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें, सेल्फ आइसोलेशन में जाएं, तो हम कैसे जाएंगे? सर आखिर में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि चीन से सर वैक्सीन आनी थी, बड़ी खुशखबरियाँ हमने लोगों को सुनाई थी, उसका ट्रायल भी होना था, वो आ गई हैं सर। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि हम कुछ दिनों में वो किट्स मुतारिफ करवा देंगे और 5 से 6 महीने में पाकिस्तान वैक्सीन भी बना लेगा। सर इस बारे में ज़रा इन दोनों के बारे में बता दीजिएगा। देखिए, अभी तक हमारे इल्म में तो नहीं है, पिम्स में तो अभी वो वैक्सीन वगैरह नहीं आई। आई थिंक इसका डायरेक्टली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अगर आप NIH के जो बिल्कुल सर, वो तो मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? फेडरल में हाँ जी, हमारे पास अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वैक्सीन से रिलेटेड कि हमें कोई प्रोवाइड की गई हो या उसका कोई ट्रायल के सिलसिले में हमारे पास कोई आई हो। नहीं, अभी हमारे पास नहीं है। अभी हम उसी हमारा तरीका इलाज वही है जो कि हमारी गाइडलाइंस बनी हुई हैं WHO के रेफरेंस से, और हमारे अपने जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो एक्सपर्ट्स का एक कोर ग्रुप है, वो जो डिवाइस करते हैं गाइडलाइंस विज़ ट्रीटमेंट के रेफरेंस से, अभी तक वही चल रही हैं। बिल्कुल, जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है, जिसकी खुशखबरी हमें मिली थी, वो जल्द से जल्द इंपोर्ट होनी चाहिए। अब पिम्स हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर अंसर मकसूद के पास, आपके पास तो इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आप उसी तरह से लोगों को इलाज मुआवजा दे रहे हैं जो एक डॉक्टर्स ने और एक जो WHO की जानिब से एक ज़ाब्ता दिया हुआ है। सर आपके पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है क्या? देखें, बिल्कुल, मैं 2 चीज़ें बता दूँ। एक तो हमारी एनालिसिस पता नहीं चल रहा है कि वायरस कैरियर कौन है, सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा, वैक्सीन नहीं है। देखिए, अभी तक तो अनसर्टेन सारी कहानियाँ हो रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है। वैक्सीन आ रही है, पहले क्लोरोक्विन की बात हुई, पहले मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज़ एज ए डॉक्टर बोलूँगा कि हमारे पास जब तक, क्योंकि देखें ये बातें हो रही हैं, हमारे पास कैरियर का पता नहीं चल रहा है कि हम दोनों में से कैरियर, अल्लाह ताला माफ़ करे, कैरियर कौन है। और कैरियर सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि वो एक बंदा घर में जाता है, 5 लोग वहाँ मौजूद हैं, उन्हें जाके सबको इन्फेक्टेड कर देता है। वहाँ पे एंटर होने का कोई पता नहीं है कि एनालाइज्ड हो कि ये कैरियर है या नहीं। और वैक्सीन जब तक नहीं आती है, और वैक्सीन कोई इतना कोई काम नहीं है मेरा ख्याल है, ये सारे एंटीजन एंटीबॉडीज़ का मसला है, लंबा काम है। तो अभी तक तो मेरे सामने, वो हम चाहे पैसिव इम्यूनाइजेशन की तरफ जाएं, वो भी तवील काम है, अगर हम वैक्सीन की जानिब जाएं तो वो भी एक लंबा काम है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगले कुछ 15-16 दिनों में हम टेस्टिंग किट्स की जानिब आ जाएंगे, और फिर उसके बाद 6 से 7 महीनों के अंदर अंदर इसकी वैक्सीन भी बना लेंगे। तो उम्मीद भी यही है मेरी, और दुआ भी यही है कि ऐसा हो भी जाए। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। दोनों मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कल नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।